उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव से ठीक पहले बसपा सुप्रीमो मायावती ने उन बागियों नेताओं के बारे में जानकारी एकत्र करना शुरू कर दिया है। यानी कि वो ऐसे बागी विधायक या कह लें मंत्री या बड़े नेता होंगे जिनकी रिपोर्ट मायावती स्वयं देखती नजर आ रही है। यानी कि जो मायावती की टीम है, जो लगातार कोर कमेटी की बैठक में उसको प्रस्ताव दिया गया था, फिर उसके बाद से वो टीम जो है सक्रिय हो चुकी थी और लगातार वो टीम उत्तर प्रदेश के हर जिलों में जा करके उन नेताओं के बारे में पता कर रही है जो लगातार जो बागी तेवर दिखाते नजर आ रहे हैं। यानी पार्टी के हित में ना हो करके वो किसी और पार्टी के हित में काम करते नजर आ रहे हैं। उन चेहरों को बेनकाब करेंगी बसपा सुप्रीमो मायावती और उनकी लिस्ट भी सार्वजनिक करती नजर आएंगी। उत्तर प्रदेश में चुनावी बिगल बच चुका है। निकाय चुनाव को लेकर कल पर्चा वापसी का अंतिम दिन था। प्रथम चरण के होने वाले चुनावों को लेकर के कल कई लोगों ने अपना पर्चा वापस लिया। राजधानी लखनऊ की बात करें तो पार्षद पद के लिए कुल 807 लोगों ने अपना पर्चा भरा था, जिसमें से 88 प्रत्याशियों ने अपना पर्चा वापस ले लिया। जिसके बाद 110 वार्डों में अब कुल 719 प्रत्याशी मैदान में। वहीं अगर बात करें जो मेयर प्रत्याशी थे उनकी, तो कुल 13 लोगों ने पर्चा अपना भरा था, जिसमें से किसी ने भी अपना पर्चा वापस नहीं लिया। वहीं दूसरी ओर बात करें पार्षद पद के लिए तमाम जो लोग थे उन्होंने पर्चा भरा था। जो अपनी पार्टी के ही प्रत्याशी थे उनके विरोध में पर्चा भर दिया था, लेकिन काफी मान मनोबल के बाद में समाजवादी पार्टी की ओर से 15 लोगों ने अपना पर्चा वापस लिया। वहीं भारतीय जनता पार्टी है उसकी ओर से 11 बागियों ने अपना पर्चा। निकाय चुनाव का बिगुल बच चुका है। समाजवादी पार्टी से मेयर प्रत्याशी वंदना वाजपेयी आज नगर निगम पहुंची और नामांकन कराने के लिए। उनके साथ में उनके पति विधायक अमिताभ वाजपेयी अधिवक्ता व प्रस्तावक के साथ वह नगर निगम पहुंची थी। पर्चा दाखिल करने के बाद जब वो बाहर निकली तो उन्होंने मीडिया से बात करते हुए बताया कि वह अपना काम ईमानदारी से करेंगी और चुनाव जीतने के बाद सबसे मूलभूत समस्या जो पानी की व सीवर की है उसको ख़त्म करने का प्रयास किया जाएगा। और साथ ही उन्होंने यह भी भरोसा दिलाया है कि जनता की जो मूलभूत समस्या है उसको दूर किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि इस चुनाव में जनता का सहयोग चाहिए। जनता का सहयोग अगर उन्हें मिलेगा और आशीर्वाद उन्हें मिलेगा तो वो जनता की मूलभूत समस्याओं को दूर करने का पूरा काम करेंगी। फिलहाल अभी तक मेयर में समाजवादी पार्टी की मेयर प्रत्याशी वंदना वाजपेयी ने फिलहाल आज नामांकन पर्चा भर दिया है। और साथ ही उनके पति अमिताभ वाजपेयी जो आर नगर विधानसभा से विधायक है, उन्होंने भी साफ तौर पे कहा कि उनकी पत्नी वंदना वाजपेयी यदि मेयर का चुनाव जीतती है और जनता का आशीर्वाद मिलता है तो उन मूलभूत समस्याओं से निजात दिलाने का काम किया जाएगा। किसी भी तरीके का जो वादा जनता से किया जाएगा उसे पूरा करने का काम किया जाएगा। फिलहाल अब देखने वाली बात यह होगी कि निर्णायक चुनाव जब होगा और निर्णय आएगा तो कौन बाजी मारता। प्रयागराज उमेश पाल हत्याकांड की साजिशकर्ता शाइस्ता परवीन जो 50,000 की नामियां हैं और उनको यूपी पुलिस ढूंढ रही है, एसटीएफ एसओजी सभी ढूंढ रही हैं। अभी कुछ ही दिन पहले कौशाम्बी पुलिस को शाइस्ता बेगम का इनपुट मिला था कौशाम्बी जिले को, जिसको देख करके वहाँ के एडिशनल एसपी समर बहादुर सिंह के नेतृत्व में सर्च ऑपरेशन हुआ। खास तौर पे संदीपन घाट थाना है जो उसके गंगा कछारी इलाके हैं, वहाँ पे सर्च ऑपरेशन हुआ कि किसी तरह के अपराधी वहाँ पे छुपे तो नहीं है, शाइस्ता परवीन वहाँ छुपी तो नहीं है। इसी को लेकर के एडिशनल एसपी और एसपी के नेतृत्व में वहाँ पे सर्च ऑपरेशन हुआ। यहाँ तक कि काफ़ी बड़ा जंगल होने कारण वहाँ पे ड्रोन कैमरे, जहाँ पे फोर्स नहीं जा पा रही थी वहाँ ड्रोन कैमरे भी लगाए गए। ड्रोन कैमरों के तहत लैपटॉप में उनकी लोकेशन देखी जा रही थी कि अगर यहाँ कहीं जंगल में कोई शाइस्ता परवीन या अन्य अपराधी छिपे हैं तो उनकी धरपकड़ की जाए। उसी को देख करके अब कौशाम्बी पुलिस को जो इनपुट मिले थे उसी के हिसाब से उन्होंने सर्च ऑपरेशन किया और पूरी फोर्स को लेकर जितनी भी फोर्स थी वहाँ पे लगा के काफ़ी जवानों को ले जा करके वहाँ पे जंगलों में सर्च ऑपरेशन किया। खास तौर से गंगा के कछारी इलाकों में कौशाम्बी पुलिस का सर्च ऑपरेशन हुआ, जिसकी अगुवाई एडिशनल एसपी समर बहादुर सिंह ने की। और साथ में वहाँ पे कई इलाकों को ड्रोन कैमरे से देखा गया, चेक किया गया, जंगलों के अंदर ड्रोन कैमरों से चेक किया। किसान मंच के नेता दिव्येंद्र तिवारी को एक पत्र भेजा गया है। पत्र गुड्डू मुस्लिम के नाम से भेजा गया है। ये वही गुड्डू मुस्लिम है जिसको बमबाज गुड्डू के नाम से जाना जाता है। उमेश पाल हत्याकांड में गुड्डू मुस्लिम का नाम प्रमुखता के साथ सामने आया था। हालांकि 5 लाख रुपए का इनाम भी उत्तर प्रदेश पुलिस ने गुड्डू मुस्लिम के ऊपर घोषित किया और करीब 50 दिन से ज़्यादा का समय गुजर गया है और गुड्डू मुस्लिम लगातार फरार है। जो लेटर भेजा गया है उसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, यूपी एसटीएफ के एडीजी
अमिताभ एस का भी जिक्र किया गया है। कहीं ना कहीं कहा गया है कि मुस्लिम समुदाय के लोगों को परेशान करने का काम जिस तरीके से देवेंद्र तिवारी की तरफ से किया गया है, उसमें तमाम कारोबार मुस्लिम समुदाय के बंद हो गए हैं। उन तमाम चीज़ों को लेकर लेटर लिखा गया और 20 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई है, जिसके बाद देवेंद्र तिवारी ने एक मुकदमा पंजीकृत कराया है। उस लेटर की अगर हम बात करें तो उस लेटर में सबसे नीचे लिखा है कि तेरा बाप गुड्डू मुस्लिम। कहीं ना कहीं अगर ये गुड्डू मुस्लिम का वास्तविक लेटर गुड्डू मुस्लिम की तरफ से भेजा गया है तो जाहिर सी बात है कि गुड्डू मुस्लिम अभी भी उत्तर प्रदेश पुलिस को खुली चुनौती देने का काम कर रहा है, या फिर शरारती तत्वों के द्वारा अगर इस तरीके का लेटर वायरल किया जा रहा है, लोगों की कार में फंसाया जा रहा है, तो ऐसे लोगों के ऊपर भी कार्रवाई करने की जरूरत है। किसान मंच के नेता देवेंद्र तिवारी को एक पत्र भेजा गया है। पत्र गुड्डू मुस्लिम के नाम से भेजा गया है। ये वही गुड्डू मुस्लिम है जिसको बमबाज गुड्डू के नाम से जाना जाता है। उमेश पाल हत्याकांड में गुड्डू मुस्लिम का नाम प्रमुखता के साथ सामने आया था। हालांकि 5 लाख रुपए बरेली में आज शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई जुमे की अलविदा नमाज। आपको बताते चलें बड़ी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच संपन्न हुई अलविदा नमाज। आपको बता दें जिला प्रशासन द्वारा बरेली कलेक्टर सभागार में जिलाधिकारी द्वारा धर्मगुरुओं के साथ प्रेस वार्ता की गई। प्रेस वार्ता में सभी को निर्देश दिया गया था कोई भी नई प्रथा न चलाई जाए, साथ ही सभी लोग अपनी निर्धारित जगह पर ही अलविदा की नमाज पढ़ेंगे। साथ ही कोई व्यक्ति रोड पर नमाज पढ़ते हुए नहीं पाया जाएगा। वहीं बात की जाए जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की सभी चाक चौबंद व्यवस्था के बीच में बरेली में अलविदा की नमाज संपन्न की गई है। शांतिपूर्ण तरीके से हुई है अलविदा की नमाज। बात की जाए ईद की, पूरे भारत में कल ईद मनाई जाएगी। साथ ही आपको बता दें हिंदू धर्म में अक्षय तृतीया व परशुराम जयंती उसकी शोभा यात्रा भी निकाली जाएगी। साथ ही हिंदू धर्म गुरुओं के साथ भी प्रेस वार्ता का जिला प्रशासन द्वारा निर्देश दिया गया है कोई नई परंपरा न चलाते हुए शांतिपूर्ण तरीके से शोभा यात्रा निकाली जाए। वहीं आपको बता चले बरेली में फिलहाल शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई है जुमे की नमाज और निकाय चुनाव को लेकर पुलिस प्रशासन आगरा में पूरी तरह अलर्ट दिखाई दे रहा है। इस समय हम शमशाबाद में मौजूद हैं, जहां ये शमशाबाद है वो अति संवेदनशील इलाका है। यहाँ पर मिश्रित आबादी और इस समय ये मस्जिद है। यहाँ पर देखिए मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर जो जुमे की नमाज है वो अदा हो रही है। साथ ही साथ पुलिस बल यहाँ भारी संख्या में चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात किया है। और बात करें शमशाबाद पुलिस के साथ साथ आसपास की जो सर्किल की फोर्स है वो भी यहाँ इस समय मौजूद है। तो कहीं ना कहीं पुलिस किसी भी विभाग की कोई भी किसी भी तरह की निकाय चुनाव को लेकर लापरवाही नहीं चाहती है। साथ ही साथ सीसीटीवी कैमरा से सहित और जो तमाम जो खुफिया एजेंसी हैं उनके द्वारा यहाँ पर नज़र रखी जा रही है और शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ जुमे की नमाज अदा की जा रही है। साथ ही साथ जो प्रत्याशी हैं उन्हें प्रचार करने की बिल्कुल अनुमति नहीं दी है, ना ही कोई सभा संबोधित करने की पुलिस ने अनुमति दे रखी है। रमजान के पवित्र महीने के अंतिम शुक्रवार को यानी आखिरी जुम्मे को आज जुम्मे का नमाज सकुशल संपन्न हुआ। जुम्मे के नमाज का एक अपना महत्व होता है और पूरे मुसलमान या ये कहा जाए कि रोज़ा रखने वाले सभी मुसलमान आज के दिन निश्चित तौर पे नमाज अदा करते हैं। समझा जा सकता है प्रशासन भी अंतिम जुम्मा के इस नमाज को अदा कराने के लिए पूरी बंदोबस्त की थी। सुबह सवेरे से मस्जिद और नमाज स्थलों का न केवल साफ़ सफाई किया गया था बल्कि सुरक्षा व्यवस्थाओं का भी पुख्ता इंतजाम किया गया था। यही नहीं, मस्जिद पे कड़ी नज़र रखी गई थी उन चीज़ों के लिए ताकि शांति से नमाज अदा की जाए और लोग अपने नमाज अदा करने के बाद शांतिपूर्वक अपने अपने घरों में जाएं। बनारस के लगभग सभी जो मस्जिदें हैं उन मस्जिदों में नमाज अदा की गई, शांतिपूर्ण अदा की गई और इसके साथ ही कल ईद का त्यौहार मनाया जाएगा। सिद्धार्थनगर ज़िले में माह रमज़ान के आखिरी जुमे यानी आज अलविदा की जो नमाज है वो शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई। अलविदा नमाज को देखते हुए पुलिस प्रशासन जो है वो जनपद में मस्जिदों पर पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल तैनात किए थे ताकि अलविदा नमाज के दौरान किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना ना हो। वहीं अलविदा की नमाज के बाद जो नमाजियों ने वो पूरे मुल्क के अमन और चैन के साथ साथ आवाम के लिए भी दुआएं मांगी। वहीं जो है ईद उल फित्र और परशुराम जयंती को भी लेकर जिला अधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने एक बड़े पैमाने पर पीस कमेटी की बैठक की गई थी। उस पीस कमेटी की बैठक में सभी धर्मगुरु मौजूद थे और सभी धर्मगुरुओं से ये अपील की गई थी कि सभी लोग आपस में मिलजुल कर हर त्यौहार को मनाएं। वहीं इसी का आज असर जनपद में देखने को मिला कि जो सिद्धार्थनगर ज़िले में अलविदा की नमाज थी वो शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न की गई और नमाज के दौरान जगह जगह पर जो पुलिस थे वो पूरी तरह से अलर्ट मोड में दिखाई दिए। जुमा अलविदा को लेकर बुलंदशहर के डीएम सीपी सिंह और एसएसपी श्लोक कुमार सिंह लगातार जो शहर की मस्जिदों हैं वहां पर पहुंचे हैं और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया है।
तमाम जो संवेदनशील इलाके हैं उन वहाँ की जो मस्जिद थी वहाँ पर भी पहुँचे हैं। साथ ही साथ लोगों से बातचीत भी की है और ईद को लेकर के शांति व्यवस्था बनाए रखने की लोगों से अपील की है। साथ ही साथ जो धर्म गुरु हैं वहाँ पर भी पहुँचे हैं और साथ ही साथ जो ऐसे संवेदनशील इलाके हैं वहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। साथ ही साथ पुलिस फोर्स भी वहाँ पर तैनात किया गया है कि किसी प्रकार की कोई लॉ एंड ऑर्डर की कोई दिक्कत ना आए। इसको लेकर तमाम जो शहर के पुलिस प्रशासनिक अधिकारी हैं सड़कों पर नज़र आए हैं। तो कहीं ना कहीं ईद को लेकर जो बुलंदशहर पुलिस प्रशासन अलर्ट है। साथ ही साथ सड़कों पर नमाज ना हो इसको लेकर भी लगातार जो लोग हैं उनसे संपर्क बनाए जा रहे हैं अधिकारियों की तरफ से और लोगों को ये समझाया जा रहा है कि जो ट्रैफिक की व्यवस्था है या कोई दिक्कत ट्रैफिक की लोगों के सामने ना आए। इसको लेकर जो नमाज है वो ईदगाह के अंदर ही पढ़ी जाए। इसको लेकर जो बुलंदशहर पुलिस प्रशासन है वो अलर्ट नज़र आ रहा है। उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव की घोषणा होने के बाद लगातार सियासी घमासान मचा हुआ है। ऐसा ही एक सियासी घमासान गाज़ियाबाद में देखने को मिल रहा है, जहां गाज़ियाबाद लोनी के विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने अपने प्रदेश अध्यक्ष को एक पत्र लिखा है जो कि सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है। उस पत्र में योगेंद्र मावी के साथ साथ मनोज धामा का जिक्र किया गया है और उन पर कहा गया है कि वो पार्टियों के विरुद्ध जाकर काम कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा है कि ये वही लोग हैं जिन्होंने मेरी हत्या की सुपारी दी थी और आज अपनी पुत्र वधू को नगर पालिका का टिकट दिलाने के लिए लगे हुए हैं। ऐसे में मेरा अनुरोध है कि इन लोगों को टिकट ना दिया जाए क्योंकि ये पार्टी के विरुद्ध जाकर काम करते आए हैं। अब ऐसे में सियासी घमासान का रंग क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। उत्तर प्रदेश में स्मार्ट मीटर को लेकर उत्तर प्रदेश की विद्युत कंपनियों को एक और बड़ा झटका लगा है। उत्तर प्रदेश नियामक आयोग ने सीधे तौर पर विद्युत कंपनियों से कह दिया है कि अब कोई भी उपभोक्ता दोबारा स्मार्ट मीटर के पैसे नहीं देगा। मतलब सीधे तौर पर उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी गई है। सीधे तौर पर विद्युत नियामक आयोग ने अपने आदेश में कहा कि अब कोई भी कंपनी अगर मीटर लगाती है तो उनको अपने खर्च पर लगाना होगा, जिसका पैसा वो उपभोक्ताओं से नहीं वसूल सकेंगी। और सीधे तौर पर जब कोई भी उपभोक्ता कनेक्शन लेता है तो उस दौरान उसको मीटर का चार्ज देना होता है। उसके बाद दोबारा मीटर बदलने पर स्मार्ट मीटर का चार्ज कंपनियों को खुद उठाना होगा। अगर वो चाहती हैं कि मीटर बदला जाए तो चार्ज भी स्वयं वहन करें। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर लगातार यूपी विद्युत उपभोक्ता परिषद नियामक आयोग में विरोध कर रहा था, क्योंकि कंपनियां चाह रही थी कि उत्तर प्रदेश में 4G का स्मार्ट मीटर लगे, जिसको लेकर 25,000 करोड़ से ज्यादा की टेंडरिंग पूरे प्रदेश के सभी डिस्कॉम में हो रही है। हालांकि कई डिस्कॉम ऐसे भी हैं जहां पर अडानी की कंपनियों को टेंडर मिल रहा था, वो निरस्त भी किए जा चुके हैं। लेकिन अब पूरे उत्तर प्रदेश के ही इस पूरी मीटर टेंडरिंग पर सवाल खड़े हो रहे हैं। अब देखना यह है कि जब नियामक आयोग ने साफ कर दिया है कि उपभोक्ताओं को पैसा नहीं देना होगा और कंपनियों को अपने खर्चे पर मीटर लगाने होंगे, केवल जब कनेक्शन लेगा उपभोक्ता उसी समय उसे पैसा देना होगा, तो सीधे तौर पर अब कंपनियां ये पैसा कहां से लाएंगी, यह भी एक बड़ा सवाल है। देश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए शासन की तरफ से एडवाइजरी जारी की। आपको बता दें, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, अब सरकार लोगों को जागरूक करने के लिए जो चौक चौराहे हैं वहां पर होर्डिंग लगवा रही है। होर्डिंग पर साफ तौर पर लिखाया गया है बड़ा कि कोरोना से लापरवाही अभी सही नहीं, क्योंकि कोरोना अभी गया नहीं। मास्क लगाने को लेकर और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने को लेकर होर्डिंग लगवाई जा रही है। जो लखनऊ के तमाम चौक चौराहे हैं वहां पर ये होर्डिंग लगाई गई हैं और जो लखनऊ की जनता है उससे अनुरोध किया जा रहा है कि जो है कोरोना को जो संक्रमण है उससे बचाव करें और उसको लेकर अलर्ट रहें। गौतम बुद्ध नगर में माननीय सांसद महेश शर्मा जी के द्वारा आज खेल स्पर्धा का आयोजन नोएडा स्टेडियम में किया गया, जहां पर देखिए अलग अलग प्रदेश से आए लगभग 2500 बच्चों ने यहां पर प्रतिभाग लिया। वहीं मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर खुद यहां पर पहुंचे और बच्चों का हौसला बढ़ाया। आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पर अलग अलग खेल में बच्चे जो हैं प्रतिभाग लेते हुए नज़र आ रहे हैं और उसमें बहुत सारी जो है लड़कियाँ भी हैं। और देखिए सरकार का सपना है कि बच्चे पढ़ाई के साथ खेलेंगे कूदेंगे तो आगे भी बढ़ेंगे। वहीं देखिए जो माननीय सांसद जी हैं, हमने उनसे बातचीत की तो उन्होंने कहा कि आने वाले देश में गौतम बुद्ध नगर में सभी का सपना होता है कि बच्चे जो है अंतर्राष्ट्रीय टीम में खेलें और यहाँ से बच्चे जो है प्रतिभाग कर रहे हैं और जो बच्चे यहाँ पर पहुँचे हैं वो ज़रूर अंतर्राष्ट्रीय टीम में भी खेलेंगे और अपने नोएडा का नाम रोशन करेंगे। जहाँ पर देखिए अलग अलग बच्चे जो हैं अलग अलग प्रदेश से यहाँ पर पहुँचे हैं,
उनके रहने खाने की सुविधा भी जो है माननीय जी सांसद जी के द्वारा यहाँ पर कराई गई है और 3 दिन तक ये प्रोग्राम चलने वाला है, जिसके बाद जो भी बच्चे यहाँ पर अपने अपने खेल प्रतियोगिता में जीतेंगे उनको अवार्ड देके सम्मानित भी किया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए बच्चे भी काफ़ी उत्साहित नज़र आ रहे हैं, क्योंकि देखिए बच्चों को खेल कूद का एक मौका फिर से मिला है नोएडा स्टेडियम के अंदर। तो यहाँ के निवासियों में भी काफ़ी खुशी की लहर देखी जा रही है। गौतम। कानपुर कमिश्नरेट पुलिस ने 70 वर्ष की आयु के हो चुके हिस्ट्री सीटर और मृत हो चुके हिस्ट्री सीटरों की अब हिस्ट्री सीट को नष्ट करना शुरू कर दिया है, जिसकी ताज़ा बानगी कानपुर के हनुमंत विहार थाने में देखने को मिली। आपको बताते चले कि कानपुर कमिश्नर के निर्देश के बाद अब 70 साल की आयु के और मृत हो चुके हिस्ट्री सीटरों की रिकॉर्ड से हिस्ट्री सीट निकाल कर नष्ट की जा रही है। इसके पीछे कारण ये बताया जा रहा है कि रिकॉर्ड काफ़ी हो जाने की वजह से फर्जी तरीके से रखे हिस्ट्री सीट किसी काम की नहीं रह गई है। ऐसे में उन मृत हिस्ट्री सीटरों का सत्यापन कराने के बाद मृतकों की हिस्ट्री सीट को नष्ट करने की कार्रवाई शुरू हो गई है। ऐसे में नौबस्ता के हनुमंत विहार थाने में कल हिस्ट्री सीट जलाने का कार्य शुरू हो गया, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। ऐसे में अब देखने वाली बात यह होगी कि कानपुर शहर में कुल थानों में से कितने ऐसे हिस्ट्री सीटर हैं जो 70 साल के हो चुके हैं और उनमें से भी कई सारे मृत हो चुके हैं। अमेठी में 2 सगे भाइयों में जमकर हुआ खूनी संघर्ष और जमकर चले लाठी डंडे व धारदार हथियार, जहां पर दोनों पक्षों में मिला करके कुल 4 लोग घायल हो गए, जिनका सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज चल रहा है। जी हां, हम आपको बता दें कि ये पूरा मामला मोहनगंज थाना क्षेत्र के कुटमरा गांव का है, जहां पर जमीनी विवाद को लेकर के 2 सगे भाई आपस में भिड़ गए और दोनों पक्षों में लाठी डंडे व धारदार हथियार चलने लगे, जिसमें पिता पुत्र समेत 4 लोग घायल हो गए और ग्रामीणों ने चारों घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। और वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने पूरे मामले पर मुकदमा दर्ज कर पूरे मामले की छानबीन शुरू कर दी है। शिक्षा के मंदिर पर छात्र के साथ बदसलूकी का मामला सामने आया है। जी मैं बता दूं, हमीरपुर जिले के मोताहर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला मकराव के गांव में सुंदर लाल शिवहरे डिग्री कॉलेज है, जहां पर छात्र के साथ में कॉलेज के अध्यापक ने और वहाँ का जो गार्ड है उसने उसके साथ में बदसलूकी की और बदसलूकी करके उसके साथ में मारपीट की। और जो गार्ड था, गार्ड ने छात्र के साथ में उसके सीने पे असलाह लगाने का आरोप लगाया है और उसके साथ में मारपीट कर। और छात्रों का कहना ये भी है कि गार्ड छात्र को क्लास से घसीटता हुआ वो एक कमरे में ले गया, जहाँ पर उसके साथ में 2 घंटे तक मारपीट की। और मारपीट करने के बाद जब वहाँ के जो विद्यालय के छात्र थे वो आक्रोशित होने के बाद वहाँ पर उसको निकाला गया। उस छात्र ने इसके बाद थाने पर तहरीर दी है। थाने की तहरीर देने पर पुलिस एक्शन पर आई है और मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्ष को समझाने की कोशिश की और इसके बाद भी पुलिस मामले की जांच। गोंडा जिले के मस्कनवा थाना क्षेत्र के मोहली खोरी में उस वक्त तेंदुए को देखने के बाद में आतंक मच गया, क्योंकि मोहली खोरी गांव के दलालपुर जोधपुर गांव का ये पूरा मामला है। जिस तरीके से तेंदुए की आहट देखने के बाद में पूरे गांव में हड़कंप मच गया है। इसकी सूचना फॉरेस्ट व पुलिस विभाग की टीम को दी गई है। मौके पे फॉरेस्ट की टीम जो है जाल बिछाकर तेंदुए को पकड़ने का प्रयास कर रही है, लेकिन जिस तरीके से लगातार गोंडा में तेंदुए का आतंक देखा जा रहा है, जिसके चलते गाँव में पूरी तरीके से आसपास के जो लोग हैं वो गांव में इकट्ठा हो गए हैं और तेंदुए को पकड़ने के लिए मशक्कत की जा रही है। फॉरेस्ट विभाग ने यहाँ पे तेंदुए को पकड़ने के लिए जो है जाल बिछाया है और जिस तरीके से तेंदुए की आहट लगातार गोंडा में देखी जा रही है। मस्कनवा थाना क्षेत्र में तेंदुए की आहट पहले से भी देखी गई थी और रात में जब तेंदुए की आहट देखी गई है, तेंदुए को देखा गया है, इसके बाद में जो फॉरेस्ट विभाग की टीम है वो मौके पर पहुँची है और पूरी तरीके से पिंजड़ा लगाया गया है और तेंदुए को पकड़ने का प्रयास किया जा। जहां एक और योगी सरकार भ्रष्टाचार मुक्त सरकार चलाने की बात कर रही है, तो वहीं कुछ अधिकारी इसमें पलीता लगाते हुए नजर आ रहे हैं। मामला झांसी के मऊरानीपुर तहसील क्षेत्र का है, जहां पर आज दर्जनों ग्रामीणों ने एसडीएम को प्रार्थना पत्र दिया और बताया है कि उनके गांव में कुछ ही समय पहले विद्युत चेकिंग की गई थी, जिसमें 15 लोगों को इस दौरान पकड़ा गया था। वहीं जो जेई है उसके द्वारा 13 लोगों को छोड़ दिया गया है और 2 लोगों पर एफआईआर दर्ज कराई गई है, जिसको लेकर आज दर्जनों ग्रामीणों ने विद्युत विभाग के जेई पर मोर्चा खोला और एसडीएम को ज्ञापन देते हुए बताया कि इस पूरे मामले की जांच की जाए और जो भी आरोपी हैं उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की। अक्षय तृतीया बैसाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया को अक्षय तृतीया के रूप में मनाया जाता है।
अक्षय तृतीया भगवान विष्णु की पूजा होती है और वहीं हिंदू धर्म में विवाह के लिए सबसे शुभ मुहूर्त माना जाता है अक्षय तृतीया का। इस बार अक्षय तृतीया 22 अप्रैल 2023 को है। वहीं इसको लेकर के जहां विवाह के लिए विशेष मुहूर्त है, तो वहीं बाल विवाह को रोकने के लिए जिला प्रबंधन अधिकारी भी पूरी तरह से मुस्तैद है। हालांकि आपको बात करें जनपद में बाल विवाह को रोकने के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से, प्रधानाध्यापकों से, गांव के प्रधानों से वहीं संपर्क कर बाल विवाह को रोकने का आग्रह भी किया जा रहा है। वहीं बाल विवाह को रोकने के लिए ये भी है कि जब बात करते हैं सुल्तानपुर के, जहां पर कोतवाली नगर थाना क्षेत्र के तागीपुर चौराहे के पास STF और पुलिस ने संयुक्त रूप से रेड मार करके 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास 40 किलो गांजा बरामद हुआ है और इसकी अंतर्राष्ट्रीय कीमत लगभग 2.5 लाख रुपये बताई जा रही है। पुलिस ने बताया कि जिस तरह से ये लोग उड़ीसा से माल लेकर के आ रहे थे, सूत्र से पता चला कि ये लोग उड़ीसा से गांजा लेकर के आ रहे हैं, जिनको घेराबंदी करते हुए तागीपुर चौराहे के पास रोक लिया गया और इनकी कार की तलाशी ली गई। कार की तलाशी ली गई तो उसमें से गांजा बरामद हुआ। पुलिस इन लोगों को लेकर के कोतवाली नगर आई और कोतवाली नगर पर आने के बाद इन लोगों की पूछताछ की गई। तब इन लोगों ने बताया कि ये लोग बलिया के रहने वाले हैं और उड़ीसा से ये माल लाद करके और ये बलिया डिलीवरी देने जा रहे थे। पुलिस ने इन सभी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके इन सभी को जेल भेज दिया है। बधाई में भीषण सड़क हादसा हुआ है। ये थाना मुजरिया क्षेत्र के गांव जोरा पारवाला पड़ता है। भाई घटना है, पूरा लाइव तस्वीर दिखाकर किस प्रकार से घटना हुआ है। ये लगभग 5 बजे की घटना बताई जा रही है। पूरा पुलिस प्रशासन लगभग जैसी सूचना मिली है, पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा है और रेस्क्यू कर रहा है। अभी ये पुष्टि नहीं की है कितनी मौत है, कैसे एक की जो है जहाँ तक है कि फंसा हुआ है तो मौत बताई जा रही है, लेकिन अभी पुष्टि प्रशासन तरफ नहीं की रही है। पूरा किस प्रकार से प्रशासन आपको पूरा तस्वीर दिखा रहे हैं। जो अभी इसमें जो फंसा हुआ था, काफी मशक्कत पुलिस प्रशासन की मशक्कत के बाद उसे निकाला गया है। वो भी यहाँ पर आ गए, जैसी सूचना मिली है तुरंत जो है मौके पर पहुंचे हैं। पूरा तस्वीर दिखाना चाह रहे हैं किस तरीके से जो है यहाँ पर जैसे ही सूचना मिली पुलिस प्रशासन को पूरा जो है पुलिस प्रशासन पहुंच गया यहाँ पर। थाना जो है मुजरिया क्षेत्र का घटना है, पूरा थाना मुजरिया क्षेत्र यहाँ पर आ गया था। आप मौके पर पहुंचे थे और पूरा रेस्क्यू चल रहा है। इस समय भी पूरा दिखाया किस तरीके से क्रेन है, ये देखिए किस तरीके से पूरा प्रशासन लगा। जैसी सूचना मिली पुलिस प्रशासन लगा। ये घटनाएं जो है लगातार क्यों होती है, क्या है? आज चंदौली में बड़ा सड़क हादसा देखने को मिला है, जिसमें 3 लोगों को जान गंवानी पड़ी है और 4 लोग गंभीर रूप से घायल है। दरअसल पूरा मामला सदर कोतवाली क्षेत्र के झांसी गांव के समीप से है, जहां पे बिहार प्रांत के रोहतास जिले से कार सवार परिवार विंध्याचल दर्शन करने के लिए जा रहा था और जैसे ही कार झांसी गांव के पास पहुंची थी, चालक को नींद आ गई और नींद आने के कारण कार जो है ट्रक के पीछे जा घुसी और टक्कर इतना जबरदस्त थी कि कार के परखच्चे उड़ गए। मृतक में एक 5 साल का बच्चा भी बताया जा रहा है। जैसे ही सूचना मिली, पुलिस आनन फानन में मौके पर पहुंची और सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया और वहीं तीनों शवों को कब्जे में लेकर के पीएम के लिए भेजकर जांच में जुट गई है। और वहीं डॉक्टर स्थिति को गंभीर देखते हुए सभी घायलों को वाराणसी के ट्रामा सेंटर में रेफर कर दिया है। आज